नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। हाथरस कांड में सीबीआई ने आज कोर्ट में चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। सीबीआई के 3 अफसर आज दस्तावेज लेकर SC/ST कोर्ट पहुंचे। 22 सितंबर को दिए गए पीड़िता के आखिरी बयान को आधार बनाते हुए यह चार्जशीट तैयार की गई है। इस मामले में पुलिस की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठे थे और प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठे थे जब आधी रात में पीड़िता का शव आनन फानन में जला दिया गया था। आज इस मामले में चार्जशीट दाखिल हुई है और हाथरस केस में सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। हत्या, गैंगरेप और SC/ST एक्ट की धाराएं इस मामले में लगाई गई हैं और साथ ही पीड़िता के बयान को आधार बनाया गया है। 4 आरोपियों के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की गई है। धारा 302 यानी कि हत्या की धारा इस मामले में चार्जशीट में लगाई गई है। धारा 376A और 376D यानी कि गैंग रेप और साथ ही धारा 325 SC/ST की धारा भी इस चार्जशीट में इन चारों आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने लगाई है। और हमारे साथ अरविंद ओझा इस वक्त लाइव आ चुके हैं इसी मामले पर और जानकारी लेकर। विस्तार से बताइए अरविंद, इस पूरे मामले के बारे में जो चार्जशीट दाखिल की गई आज। अरविंद, आवाज आ रही है मेरी आप तक? शायद अरविंद तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। आपको बता दें, जिन 4 आरोपियों के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की गई है उनके नाम और उनके बारे में जानकारी आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस मामले को लेकर राजनीतिक गर्मागर्मी भी खूब हुई थी और अब भी सियासत शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी ट्वीट किया है और साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट किया है इस मामले में और यह कहा है कि पीड़िता का शव जबरदस्ती जला दिया गया था। पीड़ित को बदनाम करने की कोशिशें हुई थी, परिवार को धमकाया गया था, लेकिन अंततः जीत सत्य की ही हुई है। और साथ ही अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि हाथरस कांड में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी जनता, विपक्ष और सच्चे मीडिया के दबाव में सीबीआई जांच बैठानी पड़ी। अब पीड़िता के अंतिम बयान के आधार पर चारों अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है। भाजपा सरकार से बिना लड़े कुछ भी नहीं मिलता, ना इंसाफ ना हक। यह बात अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री, ने ट्वीट की है। तो एक बार फिर अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश सरकार पर और बीजेपी पर इस मामले के सहारे निशाना साधा। इसके पहले भी आपको बता दें, इस मामले को लेकर खूब राजनीति हुई थी। राहुल, प्रियंका हाथरस जाना चाहते थे, उन्हें जाने नहीं दिया गया था। आज हमारे साथ अरविंद ओझा इस वक्त लाइव आ गए हैं और जानकारी लेकर। अरविंद, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, विस्तार से बताइए इस चार्जशीट के मुख्य बिंदु क्या है? जी देखिए, चार्जशीट दाखिल की है आज सीबीआई की टीम ने। तकरीबन 2000 पेज की ये चार्जशीट है हाथरस की जिला अदालत में। मुख्य बिंदु यही है कि जो सीबीआई है उसने चारों आरोपियों के खिलाफ, जो 4 शुरू में यूपी पुलिस ने जिनको पकड़ा था, जिसमें रामू है, रवि है, संदीप है, लवकुश, इन चारों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। हत्या, गैंगरेप जैसी संगीन धाराओं में ST/SC कोर्ट में जो हाथरस की उसमें दाखिल की है चार्जशीट। जो देखिए, अदालत ने कॉन्ग्लिजेंस भी ले लिया है आज सुनवाई के बाद, लंच के बाद बकायदा कॉन्ग्लिजेंस ले लिया है। 4 जनवरी को सुनवाई होनी है। लेकिन मुख्य बिंदु जैसे आपने पूछा, दरअसल सीबीआई ने जो 22 तारीख को आखिरी बयान था पीड़िता का, डाइंग डिक्लेरेशन, उस आधार पर चार्जशीट दाखिल किया। साथ ही साथ जो 4 आरोपी थे रोहित, उनका गुजरात में बकायदा लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया गया था तो वो तमाम FSL की रिपोर्ट और तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है, लोगों से पूछताछ के बाद चार्जशीट दाखिल की है। लेकिन जो सबसे अहम है, जो ध्यान देने वाली बात है कि सीबीआई ने जो प्रेस रिलीज जारी की है, शायद अपने आप में पहली बार ऐसी प्रेस रिलीज जारी हुई है जिसमें सीबीआई ने लिखा है कि जब तक अदालत इनको दोषी नहीं मानती तब तक इनको दोषी न माना जाए। तो ये अपने आप में एक पहलू है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि जो हाथरस कांड था जिसमें जमकर राजनीति हुई थी, उसमें अब सीबीआई ने चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी है। 4 आरोपियों के खिलाफ, संदीप, रामू, लवकुश, हत्या का चार्ज लगा है उनके ऊपर, गैंगरेप का चार्ज लगा है और ST/SC का चार्ज लगा है। साथ ही साथ जो डाइंग डिक्लेरेशन है उसको आधार बनाकर चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। अब सब कुछ अदालत पर छोड़ दिया गया है। अदालत ने चार्जशीट को कॉग्निजेंस ले लिया है। 4 जनवरी को सुनवाई होनी है। रोहित,
बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद ओझा, फिलहाल आपका ये सब जानकारी देने के लिए। तो चार्जशीट दाखिल होने के बाद परिवार को जल्द इंसाफ की उम्मीद जगी है। पीड़िता के परिवार से हमारी संवाददाता पौलमी साहा ने बात की। आज सीबीआई ने चार्जशीट दर्ज की है, उसमें बहुत ही कड़े सेक्शंस लगाए गए हैं, रेप के सेक्शन लगाए हैं, मर्डर के सेक्शन लगाए हैं। क्या आप सोच रही हैं इस वक्त? मैम, जो उनकी आवाज है वो छुपी नहीं है, रुकी नहीं है। जो उनकी मरती हुई आत्मा ने जो आवाज निकाली है ना, तो वो आज वो पूरी होने जा रही है। वो आज शुरुआत हुई है, इस लड़ाई की बस शुरुआत है इस जगह से। और आप भावुक हैं इस वक्त, आप संतुष्ट हैं जिस तरीके से सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया है? हाँ है ऐसा, मगर उतना नहीं है। जब जिस दिन पूरा न्याय मिलेगा उस दिन शायद हम लोगों को खुशी मिलेगी, मगर खुशी नहीं होगी वो, क्योंकि उनके लिए हम लोग कुछ भी कर नहीं पाए, इसलिए वो खुशी नहीं होगी। जैसे कि हमारे भारत में और भी बेटियां हैं ना, उनके लिए ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि वो तो हमारे बीच रही नहीं है अब। मगर उनकी उस पे रख के ये आगे की जो बेटियां हैं उनके लिए, अब मेरे परिवार में खुद 3 बेटियां हैं, मैं उनके लिए ये लड़ाई उनके लिए आगे बढ़ के आई हूँ। कई सारी दलीलें कसी गई, ये कहा गया कि परिवार कुछ और कह रहा है, आपकी बातचीत हुई, कई सारी चीजें कही गई। आज उन सब चीजों पर अंत लगता है सीबीआई की इस चार्जशीट से? क्या लगता है आपको? हाँ मैम, जो भी है, जो आज उन्होंने जो भी रिपोर्ट सबमिट किया, जो भी हुआ है, वो जो कुछ हो रहा है वो अब सही हो रहा है। ये सब सीबीआई की जांच इन्हीं लोगों ने लगाई थी, अब पूरा एकदम साफ हो गया, क्लियर हो गया कि परिवार की तरफ से बोल रहे थे ये लोगों ने ये किया है, ये किया, झूठ बोल रहे, सच बोल रहे। अब जो तुम्हारा किया हुआ वो पूरा हो रहा है, हम लोग इस चीज से खुश हैं। और करते हैं अगली खबर का। 23वें दिन भी किसान आंदोलन जारी है। दिल्ली और हरियाणा की सरहदों पर किसान डटे हुए, लेकिन इन सब के बीच हरियाणा में बीजेपी के बड़े नेता और बीजेपी की ओर से राज्यसभा के सांसद रहे चौधरी वीरेंद्र सिंह ने किसान आंदोलन का समर्थन कर दिया। पार्टी लाइन से इतर उन्होंने कहा कि किसानों के साथ खड़े होना उनका धर्म है। वो तो यही कहेंगे कि हमने किसान के हित में बनाया। किसान है जिसकी आमदनी में जमा तो होता है, वो मल्टीप्लाई नहीं होता, गुणा नहीं होता। मैं किसान के हित में काम करना कोई एंटी पार्टी एक्टिविटी नहीं है। तो एक तरफ कृषि कानून के समर्थन में राज्य में मोदी सरकार के बड़े बड़े मंत्री किसान सभा कर रहे हैं, तो शहर शहर बीजेपी के बड़े नेता कृषि कानून के फायदे गिना रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि कानून के समर्थन में किसानों से संवाद कर रहे हैं, मगर इन सब से इतर हरियाणा में बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने किसानों के साथ होने की आवाज उठा दी। उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन कर दिया। सरकार ने कानून बनाया, वो ये थोड़ा कहेंगे कि ये गलत कानून है, वो तो यही कहेंगे कि हमने किसान के हित में बनाया। किसान ये कहते हैं कि इससे हमारा अहित होता है, तो इसी चीज के लिए तो संवाद की जरूरत है। मोदी सरकार लगातार किसानों से बातचीत कर रही है। वो किसानों के आंदोलन को खत्म कराने के लिए उनसे संवाद भी कर रही है, मगर चौधरी वीरेंद्र सिंह का कहना है कि संवाद ऐसा हो जिसका परिणाम निकले, संवाद खींचा ना जाए। किसान भी तैयार हैं, ये नहीं है, कहीं ना कहीं क्लिक होगा मामला, तभी जब संवाद जारी रहेगा। संवाद अगर टूट गया, ये संवाद इसलिए संवाद हो कि उसको लंबा करें, वो कोई संवाद नहीं। संवाद होना चाहिए जिससे कि कुछ परिणाम निकल के आए। किसान कह रहे हैं कि 3 कानून कब वापसी से कम तो मानने को तैयार ही नहीं है। सरकार कह रही है हम आपका समाधान करने को तैयार हैं। मैं इसीलिए कह रहा, संवाद टूटना किसी भी प्रजातंत्र में कोई अच्छी चीज नहीं है। संवाद रहेगा तो हल निकलेगा। वीरेंद्र सिंह ने यह भी ऐलान कर दिया कि वो किसी भी स्थिति में किसानों के साथ हैं। किसान की बात करना मेरा धर्म है। मैंने आपको पहले भी बताया, मैं दीन बंधु छोटू राम जी की विरासत, राजनीतिक विरासत और राजनीतिक नहीं, दूसरी विरासत भी मेरे पास है। इसलिए उस समय जब 90-100 साल पहले किसान शोषण का शिकार था, उससे लेकर आज तक वो जुटे हुए हैं। और मेरा भी ये मानना है कि किसानों की ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उनकी हालत में सुधार आया, लेकिन आज पूरे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन जैसी
नई पहुंच की जरूरत है। अब सवाल ये है कि जब बीजेपी के सारे बड़े नेता, सरकार के सारे बड़े मंत्री कृषि कानून के समर्थन में किसानों के साथ खड़े हैं, तो ऐसे समय में वीरेंद्र सिंह का किसानों के साथ खड़ा होना कहीं पार्टी को नागवार न गुजरे। इस सवाल का जवाब भी वीरेंद्र सिंह ने दिया। मैं किसान के हित में काम करना कोई एंटी पार्टी एक्टिविटी नहीं है। वीरेंद्र सिंह ने किसानों का खुला समर्थन किया है। इसका अर्थ समझिए, किसानों के बगैर हरियाणा में राजनीति संभव नहीं। सभी दलों के लिए किसान ही वोट बैंक हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह सर छोटू राम विचार मंच से जुड़े हुए हैं। सर छोटू राम विचार मंच ने किसानों का समर्थन किया है। मतलब साफ है कि हरियाणा में किसानों की नाराजगी का मोल बहुत महंगा पड़ सकता है। सूबे में बीजेपी के साथ जननायक जनता पार्टी की सरकार है। जननायक जनता पार्टी के मुखिया दुष्यंत चौटाला हैं, जो सूबे में डिप्टी सीएम भी हैं। जाहिर सी बात है, वो ये मैसेज नहीं देना चाहेंगे कि वो किसानों के विरुद्ध हैं। इसीलिए उन्होंने 12 दिसंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था कि किसान आंदोलन का हल 24 से 48 घंटे में निकल आएगा। I am hopeful for next 28 to 40 hours there will be another round of talks and some conclusive statement can be out of both. 48 घंटे कहा था, 6 दिन बीत गए हैं, मगर किसानों की नाराजगी जस की तस है। अब वीरेंद्र सिंह ने खुलकर किसानों का समर्थन किया है। देखना होगा कि सरकार की ओर से वीरेंद्र सिंह के समर्थन पर क्या कहा जाता है। अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे मौका तो था एमपी के किसानों के साथ एक सीधे संवाद का, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले तो नए कृषि कानून की एक के बाद एक खूबियां गिनाई। पीएम ने कहा कि किसानों को लेकर उनकी सरकार की नीयत गंगा जल जैसी पवित्र है। पीएम ने विपक्ष पर भी ताबड़तोड़ निशाने साधे। और ये नुकसान सिर्फ किसान का ही नहीं। मैं परसों में बोलने गया थी, किसाना का जिंदाबाद। किसान का समय समय पर इस्तेमाल किया है। फिर भी हिंदू राष्ट्र का नारा ला के 1.5 गुना एमएसपी हमने दिया। एक भी मंडी बंद नहीं हुई है। इधर 23वें दिन भी दिल्ली की सरहद पर किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किसानों से सीधा संवाद किया। पीएम ने कहा, कृषि सुधार में अविश्वास का कोई कारण नहीं। मेरी नियत मां गंगा जैसी पवित्र है। एमएसपी ना बंद होगी ना खत्म होगी। अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने का काम हो रहा है। किसानों को ज्यादा ब्याज वाले कर्ज से मुक्ति दी गई। विपक्ष कृषि कानून को लेकर भ्रम फैला रहा है। मतलब प्रधानमंत्री की बातों का मजमून ये रहा कि सरकार कृषि कानून को वापस नहीं करेगी। अगर कानून लागू होने के बाद भी एमएसपी की घोषणा हुई, एमएसपी पर सरकारी खरीदी हुई, उन्हीं मंडियों में हुई, तो क्या कोई समझदार इस बात को स्वीकार करेगा कि एमएसपी बंद हो जाएगी? और इसलिए मैं कहता हूं, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। पीएम मोदी वर्चुअल संवाद तो कर रहे थे मध्य प्रदेश के किसानों के साथ, मगर उनकी निगाह में दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर डटे किसान थे। इसलिए बार बार वो उन्हीं किसानों को समझाने बुझाने का प्रयास करते दिखे। फार्मिंग एग्रीमेंट में सिर्फ फसलों या उपज का समझौता होता है। जमीन किसान के ही पास रहती है। एग्रीमेंट और जमीन का कोई लेना देना नहीं है। प्राकृतिक आपदा आ जाए तो भी एग्रीमेंट के अनुसार किसान को पूरे पैसे मिलते हैं। पीएम मोदी ने इसी मन से बताया कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए क्या क्या किया। पीएम किसान सम्मान योजना शुरू की है। उसमें हर साल किसानों को लगभग 75,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। यानी 10 साल में लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपया किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर।
कोई लीकेज नहीं, किसी को कोई कमीशन नहीं, कट कल्चर का नामो निशान नहीं। जब कृषि कानून के फायदे पीएम गिना चुके, जब ये भी गिना चुके कि उनकी सरकार ने किसानों के लिए क्या क्या किया, जब ये भी बता चुके कि वो किसानों के हितैषी हैं, उसके बाद नंबर आया विपक्ष का। पीएम ने विपक्ष पर सीधा हमला बोला। ये कानून लागू हुए 6-7 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अब अचानक भ्रम और झूठ का जाल बिछाकर अपनी राजनीतिक जमीन जोतने के खेल खेले जा रहे हैं। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर वार किए जा रहे हैं। बीते कई दिनों से देश में किसानों के लिए जो नए कानून बने, पीएम मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि कृषि कानून रातों रात नहीं आया, बाकायदा चर्चा के बाद आया है। ये कृषि सुधार, ये कानून रातों रात नहीं आए हैं। पिछले 20-22 साल से इस देश की हर सरकार ने, राज्यों की सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है। पीएम मोदी के बयान के बाद कांग्रेस ने किसानों के बहाने पीएम पर ताबड़तोड़ निशाने साधे। मोदी सरकार अब ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बड़ी व्यापारी कंपनी बन गई है, जो किसान की मेहनत की गंगा को मैली कर मुट्ठी भर पूंजीपतियों को पैसा कमवाने को आमादा है। विपक्ष किसानों के नाम पर सरकार को लगातार घेर रहा है और सरकार के मंत्रियों के अलावा अब पीएम भी कह रहे हैं कि वो किसानों से बातचीत को तैयार है। मगर जिस तरह से पीएम मोदी ने कृषि कानून के फायदे गिनाए और जिस तरह से विपक्ष पर उन्होंने निशाना साधा, वो कम से कम यही संदेश दे रहा है कि सरकार कृषि कानून को किसी भी कीमत पर वापस नहीं करेगी। आज तक ब्यूरो। बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि कानून पर भ्रम को दूर करने के लिए बीजेपी ने पूरी फौज को मैदान में उतार दिया। आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मेरठ में किसान सम्मेलन के जरिए नए कानून के फायदे गिनाए, लेकिन राहुल गांधी पर हमले करना नहीं भूली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पर बयानों के तीर शिवराज सिंह चौहान ने भी दागे। मोदी जी आगे बढ़ो, किसान कानून जारी रखो। Personally feel that what our government has done as far as this ordinance is concerned is wrong. मंडी व्यवस्था राहुल गांधी ने सुदृढ़ नहीं की है कि जब ये बिल संसद में आया था चर्चा के लिए, तब वो विदेश की यात्रा पर गए थे। पहले साल ही 36 लाख मीट्रिक टन गेहूं निकाल करेंगे। धान की फसल तैयार हुई, किसानों से 40 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय किया गया। जान भले ही चली जाए, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपका विश्वास नहीं टूटने देगी, आपका भरोसा टूटने नहीं देगी। मंडियों में भले ही ताला नहीं लगने वाला, लेकिन सियासी मंडियां जरूर सज गई हैं। कृषि कानून को लेकर विपक्ष ने बयानों के हल चलाए तो बीजेपी ने अपने सारे सूरमाओं को मैदान में उतार दिया। इसके बाद तो एमएसपी से लेकर एपीएमसी मंडी के मुद्दे पर धड़ाधड़ बयानों के ट्रैक्टर दौड़ने लगे। रायसेन में सीएम शिवराज ने सीधे सीधे कांग्रेस की दुखती रग पर हाथ रखते हुए नए कृषि कानून के फायदे गिना दिए। मोदी जी ने तय कर दिया कि किसान की मर्जी, वो चाहे तो मंडी में बेचे और वो चाहे तो मंडी के बाहर बेचे। जो मुझे ज्यादा दाम देगा मैं उसको बेचूंगा, अपने घर पे बेचूंगा, अपने खेत में बेचूंगा। अगर बोते समय पता चल जाए कि ये रेट मिलेंगे और वो रेट मुझे पूरेगा, तो बताओ किसान को ये अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी पर शिवराज लगातार हमलावर है। कभी वो राहुल गांधी से प्याज की खेती के बारे में सवाल पूछते हैं तो कभी भिंडी के बारे में। एमपी के सीएम ने तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष से यहाँ तक पूछ लिया कि गुड़ गन्ने से बनता है या फिर मशीन से निकलता है। अब आंसू बहा रहे हैं और वो बहा रहे हैं राहुल बाबा, जिन्हें खेती किसानी कभी देखी नहीं, गांव गांव की गलियां, खेत खेत की पगडंडियां, कीचड़ धूल देखी नहीं। अरे जिनको ये भी पता नहीं कि गुड़ गन्ने के रस से बनता है कि मशीन में से निकलता है। आलू जमीन के नीचे होता है कि ऊपर होता है, यही पता नहीं भैया को। वो रो रहे। अरे कमलनाथ, राहुल गांधी उपवास करेंगे, उपवास बोले। काय का उपवास करोगे, काय का उपवास करोगे तुम?
अरे वो बात नहीं, तुम पश्चाताप करो, पश्चाताप। शिवराज के ये सवाल सुनने में बेशक अजीब लगे, लेकिन मकसद साफ है कि कृषि कानून पर सवाल उठाने वाले विपक्ष को बेनकाब करना। इसीलिए बीजेपी देश भर में किसानों को समझाने के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम कर रही है। देश भर में बीजेपी 100 किसान सम्मेलन कर रही है, जिसमें मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री से लेकर बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। वहीं देश के हर जिले में बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक तरफ जहां किसानों को नए कृषि बिल के बारे में समझा रही है, वहीं कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों पर निशाना साध रही है। बीजेपी 700 चौपालों के जरिए किसानों के दरवाजे पर भी जा रही है, ताकि क्या झूठ है और क्या सच ये बताया जा सके। इसी सिलसिले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी मोर्चा संभाला। मेरठ में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी से छनछनाते हुए सवाल दाग दिए कि जब कृषि बिल पर संसद में चर्चा हो रही थी तो राहुल गांधी कहाँ थे। इतना ही नहीं, उन्होंने राहुल के किसान होने का सर्टिफिकेट भी मांग लिया। दोगलापन ऐसा कि अमेठी से भागकर वायनाड गए, वहां पर एपीएमसी का एक्ट नहीं लगा है, वहां पर मंडी व्यवस्था राहुल गांधी ने सुदृढ़ नहीं की है। अरे दोगलापन तो इतना कि जब ये बिल संसद में आया था चर्चा के लिए, तब वो विदेश की यात्रा पर गए थे, तब उनके पास देश के किसान के लिए समय नहीं था। किसानों के इस सम्मेलन में स्मृति ईरानी ने नए कृषि कानून की कुछ खूबियां भी बताई। उन्होंने कहा, ये कानून किसानों की आजादी तय करेगा। पूरे देश में किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकेगा। किसानों के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। इस किसान सम्मेलन में स्मृति ईरानी के साथ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, सांसद राजेंद्र अग्रवाल समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने किसानों के लिए अपनी सरकार की पीठ भी थपथपाई। भारतीय जनता पार्टी किसानों के बीच जा रही है। किसान सम्मेलन के माध्यम से जो कृषि बिल हैं या पिछले 7 सालों से मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किसानों के लिए जो कार्य किए हैं, उन्हें लेकर हम किसानों के बीच जा रहे हैं। और इसी के साथ हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहिए आज तक के साथ। इस ब्रेक के बाद नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।